हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2IS अकेडमी। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन सीरीज में मैं आपको करवाऊंगी अबाउट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 के अंडर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्राइम जब शब्द बोला जाता है तो देखो होता वो पनिशेबल ही है, वो छोटा हो या बड़ा हो, उसके बेसिस पे उनकी कैटेगरीज बना दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हीनियस, नॉन हीनियस। हीनियस इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं ब्रूटल क्राइम हुआ है, रेप, मर्डर, ये सारे एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे। नॉन हीनियस, कोई चोरी हुई पर छोटे लेवल पे हुई, ठीक है, तो उसको नॉन हीनियस में ऐड कर दिया। वहीं पे कुछ ऑफेंसेस आपको कॉग्निजेबल दिखते हैं, कहीं नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। कॉग्निजेबल यानी कि नॉन बेलेबल होंगे, नॉन कॉग्निजेबल यानी कि बेलेबल नेचर के होंगे, पर हैं क्या, सारे क्राइम हैं। उसी में एक कैटेगरी आती है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की। और आज का जो मेन टॉपिक रहेगा दैट इज अबाउट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम उसका ऑपोजिट आ जाएगा, और उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल भी बता दूंगी अभी, और फिर हम इन सारे डायमेंशन को देखेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ड्रग्स ट्रैफिकिंग के साथ, स्मगलिंग के साथ, स्मगलिंग यहाँ पे सिर्फ ड्रग्स की नहीं आ रही, यहाँ पर इवन वाइल्ड लाइफ की भी स्मगलिंग होती है, उनका भी एग्जाम्पल एडिड है। देन उसके बाद टेररिज्म के साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कैसे लिंक्ड है वो भी आपको देखना है। एंड साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने एंड इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या एफर्ट डाले जा रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को हम टैकल कर सकें। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, पर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ने मोटिव के बेसिस पे डिफाइन इन्हें किया हुआ है। अभी मैं उन ब्रॉड डेफिनेशन पे नहीं जा रही, पहले तो आप इनका मीनिंग समझो। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो कि बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड मैनर में कंडक्ट करा जाएगा, उसका जो मॉडस ऑपरेंडाई होता है वो लगभग सेम रहता है। एंड इन क्राइम्स के पीछे जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट रहता है, यानी कि मॉनेटरी गेन। हमें लास्ट में हमारी जो जेब है वो भरनी चाहिए, वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मोटो आता है। वैसे अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है ना, इसमें बहुत क्लैरिटी के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीम बनती है जिसमें 4 मेंबर आते हैं, ठीक है, चारों चोर हैं, और इन चारों ने डिसाइड करा कि आज हमने ज्वेलरी शॉप को लूटना है। अब जब ज्वेलरी शॉप को लूटेंगे तो उनको पता है वहां पे सीसीटीवी फुटेज भी लगी हुई है, आसपास के एरिया में पुलिस भी होगी, तो उन्होंने क्या किया, इस क्राइम को इस तरह से ऑर्गेनाइज करा कि पीछे एविडेंस भी ना छूटे और हम अपनी चोरी भी कंडक्ट कर ले। तो वहां पे क्या हुआ, ऑर्गेनाइज क्राइम। मेन मोटो क्या था, फाइनेंशियल प्रॉफिट होना चाहिए, मॉनेटरी गेन हमारे पास आना चाहिए। वहीं पे अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम का अगर एक एग्जाम्पल उठाएं, कोई पर्सन है, उसने देखा मैं अनएम्प्लॉयमेंट से सफर कर रहा हूं, उसने एक चोरी तो करी, पहले उसने चोरियां नहीं करी थी, उसने चोरी करी, क्यों करी, गेन उसका फिर से फाइनेंशियली था, पर मेन जो रीजन था कि उसके पास पैसे अवेलेबल नहीं थे। अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है, आप पीछे कोई ना कोई एविडेंस छोड़ देते हो, मतलब उतने ट्रेंड नहीं मिलोगे जितने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में होते हैं। ये एक जस्ट लेमन शब्दों में अगर हमें इन दोनों को डिफरेंशिएट करना हो, वो मैंने आपको बताया। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2IS अकेडमी में आपको डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आप यूपीएससी के साथ स्टेट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। देन कम्स करंट अफेयर्स का एक कोर्स अलग से भी अवेलेबल है। इसमें आपको जो क्लास है वो तो कॉमन ही मिलती है, बट कंपाइलेशन, पीडीएफ फॉर्मेट, ये सारा आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप उन्हें प्रिंट करके रख सकें अपने पास। एंड दूसरी चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज वेडनेसडे की क्लास एट 2 PM। उसमें हम वैल्यू एडिशन के साथ जो जनवरी टू मई के करंट अफेयर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं एंड आपने 2027 के लिए अगर अपीयर करना है तो वो क्लासेज आपको यहाँ पे अवेल हो जाएंगी। एंड बेटर है, अगर 2027 के लिए अपीयर कर रहे हो तो आपका जो करंट अफेयर्स है उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एज होनी चाहिए, बिकॉज यूपीएससी 2026 में आपने देखा कि करंट अफेयर का एक मेजर चंक पूछा गया था। एंड साथ ही एक इसमें मेंटरशिप सेशन भी रहता है जो मैं ही लेती हूं, और आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं उनको रिड्रेस यहाँ पे इंडिविजुअली किया जाता है। और साथ में ध्यान रखना, इसमें एक वीकली आंसर राइटिंग का भी टेस्ट रहता है। इससे क्या होता है, आपकी एक ग्रिप बनी रहती है आंसर राइटिंग के ऊपर कि डायनेमिक क्वेश्चन जब आए तो आप उनको कैसे पिक करोगे। एंड साथ ही अगर कोई भी क्वेरी है, डाउट है, आप या तो इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज भी कर सकते हैं। कुछ पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म्स भी आपको दे दी जाती हैं, वो आपको इस टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल रहेंगी। ये मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर बार बार लिंक ऐड किया होता है, तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अब चलते हैं टुवर्ड डिटेलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। कैसे आप इनको डिफाइन करोगे इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे, जो मैंने शुरू में बोला डिफरेंस मैंने आपको क्लियर करवा दिया। वैसे ही एक और डिफरेंस अगर आपको लेमन लेना है, जैसे मैं सीरियल किलर की बात कर लेती हूँ यहाँ पे, जैसे सीरियल किलर टेड बंडी का नाम भी कईयों को दिमाग के अंदर एकदम से पॉपअप
करता है। सीरियल किलर में जो मोटिव होगा उसको अगर आप नोटिस करेंगे वो डिफरेंट आएगा। मोटिव क्या होता है यहाँ पे, ये फाइनेंशियल भी हो सकता है, डेफिनेटली एक सेगमेंट हो सकता है। नंबर 2 जो मेन मोटिव होता है यहाँ पे वो साइकोलॉजिकल भी आ जाता है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से डिफरेंट होते हैं। आप इनको ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंडर्स बोल सकते हो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। डन। तो ये एक मेजर डिफरेंस आता है। अब जैसे सीरियल किलर है, इनका जो मोडस ऑपेरेंडाई होता है यानी कि क्राइम कमिट करने का तरीका वो लगभग सेम रहता है। एविडेंसेस को ये रिमूव करने की ट्राई करते हैं और जैसे कि मैंने बोला इसमें साइकोलॉजिकल भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो वो कई बार ना उन्हीं साइट पे दोबारा से वापस भी जाते हैं देखने के लिए कि कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है, बस जाएंगे वहां पर, तो वहां पे एक साइकोलॉजिकल पैरामीटर भी ऐड हो जाता है। तो सीरियल किलर डेफिनेटली इनको ऑर्गेनाइज्ड ही बोला जाएगा क्योंकि इनका जो क्राइम कमिट करने का तरीका था वेल प्लान था, वेल स्ट्रक्चर था, पर इसमें एक तो एक ही पर्सन इन्वॉल्व हुआ। नंबर 2 थिंग इज कि इसमें साइकोलॉजिकल मोटिव भी आ जाता है। कईयों को प्लेजर मिलता है कुछ ऐसे हीनियस क्राइम्स कमिट करके, तो वहां पे साइकोलॉजिकल तरीका भी आ रहा है, तो इनको बोला जाता है ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंडर्स। अब जो सीरियल किलर्स होते हैं इनको ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ हम कैसे लिंक कर सकते हैं वो आगे देखेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज क्राइम, इनकी जो डेफिनेशन है वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम में दे रखी है। ऑर्गेनाइज क्राइम में ही एक ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम भी होता है। ऑर्गेनाइज क्राइम यानी कि आप डोमेस्टिक लेवल पे बात कर रहे हो, मतलब अगर मैं एक वेन डायग्राम बनाऊं, ये मेरे पास ऑर्गेनाइज क्राइम्स है, इसी का एक छोटा सा सेगमेंट क्या आ जाएगा, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जहां पे एक कंट्री नहीं बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं उस क्राइम के अंदर। कोई एक टीम बनी हुई है जो चोरियां ही करते हैं, तो उन्होंने टीम बनाई है कि कैसे हमने इंडिया में चोरी कमिट करनी है, कैसे हमने दुबई में कंडक्ट करनी है। वहां पे ऑल दो रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट हैं, बट स्टिल वहां अरब नेशंस के साथ आप सुनते हो अबाउट हवाला सिस्टम, वो भी ऑर्गेनाइज क्राइम का ही पार्ट है। तो ट्रांसनेशनल मतलब यहाँ पे बाउंड्री रोल प्ले नहीं करती, यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने क्या बोला कि अगर ऑर्गेनाइज क्राइम तभी बोला जाएगा जब 3 या 3 से ज्यादा लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हों फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और हर साल या हर 2 साल के गैप पे वो सेम टाइप ऑफ क्राइम कमिट कर रहे हैं। ऐसा क्राइम कमिट कर रहे हैं, चोरी यानी कि अगर चोरी भी करी तो बड़े लेवल की होगी, मर्डर करा प्रॉफिट गेन के लिए तो बड़े लेवल का होगा, जिसकी पनिशमेंट 4 साल के बराबर या फिर 4 साल से ज्यादा भी हो सकती है। ऑब्जेक्टिव, इसको समझो, ऑर्गेनाइज क्राइम जब हम फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पे मेन जो मोटिव होता है दैट इज फाइनेंशियल और मॉनेटरी गेन। डेफिनेशन जो मकोका के थ्रू दिया गया है, मकोका महाराष्ट्र का कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट है 1999 का, वैसे ककोका भी है वो कर्नाटका का आ जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला कि कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कॉन्टिन्यूअसली करना, या तो कोई इंडिविजुअल करेगा या फिर कोई ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट करेगा। पीछे क्या लिखा था, 3 या मोर होने चाहिए, ठीक है, पर एट द एंड जो मोटिव होगा वो फाइनेंशियल गेन रहेगा। ये डेफिनेशन मकोका ने दे रखी है। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि इसकी कोई एक डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन यहाँ पे वेरी करेगी फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। इसमें बोला गया कि क्राइम सिंडिकेट तो रहेंगे और वो ऑर्गेनाइज्ड होंगे, उनको पता होगा हमने कैसे यहाँ पे जो भी क्राइम कमिट करना है वो कैसे कंडक्ट करना है। एविडेंसेस बहुत कम पीछे छोड़े जाते हैं। एंड इवन आप नोटिस करें तो जो आज के टाइम पे क्राइम कमिट करता है वो उसके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, उसके पास ज्यादा एडवांस्ड इक्विपमेंट है इफ कंपेयर टू जो उनको टैकल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुलिस, ठीक है, जो भी हमारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हैं, जितनी भी टीम्स हैं हमारी जो इनके अगेंस्ट फाइट करने की ट्राई करती हैं, वो टेक्नोलॉजिकली उतनी ड्रिवन नहीं है। ये वैसे आ गया जैसे आप बचपन में चोर पुलिस खेलते थे। सॉरी, चोर पुलिस का क्या मतलब होता है, चोर हमेशा भागेगा, पुलिस उसको पकड़ रहा होगा, ठीक है, तो हमेशा आप देखोगे ये आगे होते हैं। इसी वजह से जो क्राइम्स का रेट है वो इंक्रीज करता जा रहा है। एंड इससे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी आते हैं, किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि अब बहुत सारे ऑफिसर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे ताकि इंटेल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। इंटेल अगर स्ट्रॉन्ग होगी, उसके लिए आपने ऑफिसर अपॉइंट करे, उनके लिए सैलरी भी जाएंगी, वेजेस भी जाएंगे, तो इससे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट और ज़्यादा ऐड होता है। चोरी तो करी, वो तो फाइनेंशियल था ही जो लॉस हुआ, पर उसके अलावा जब आप उसको टैकल करने के लिए टीम बनाते हो तो वहां पे भी आपके फाइनेंसेस लगते हैं। आफ्टर दैट मकोका ने ही बोला कि वायलेंस या फिर इंटिमिडेशन का मतलब है कि बंदूक की नोक पे आपसे कुछ भी करवा लेंगे, ठीक है, तो आपसे जबरदस्ती कोई काम करवाया जाएगा, या कोई काम रोकना था तो आपसे काम रुकवाया जाएगा, तो उसके लिए ऑर्गेनाइज क्राइम कंडक्ट करे जाते हैं, फोर्स का यूज किया जाता है। एट द एंड बेनिफिट क्या रहेगा, फाइनेंशियल बेनिफिट। इंटरपोल ने भी एक डेफिनेशन दे रखी है। आप मुझे लास्ट में बताना कि इंटरपोल के टोटल कितने नोटिसेस हैं और रिसेंट वाला जो सिल्वर नोटिस ऐड हुआ था उसका मेन पर्पस क्या है। नाउ इंटरपोल ने क्या बोला कि एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्ड ग्रुप होता है
जो मनी किसी से स्नैच करेगा, एक्सटॉर्ट करेगा इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू, उनको डराएगा, करप्शन करवाएगा, ये सारी चीजें इन्वॉल्व रहेंगी, ये इंटरपोल ने बोला। पर फिर से जो मोटिव रहेगा यहाँ पे दैट इज मॉनेटरी गेन। ये ट्रांसनेशनल भी हो सकता है नेचर में, जरूरी नहीं है एक ही कंट्री में होगा। ड्रग्स की जब बात आती है या कई बार काउंटर फीटिंग करी जाती है करेंसीज की, मतलब फेक करेंसीज बना दी, तो वहां पे भी आप क्या देखते हो, एक कंट्री इन्वॉल्व नहीं होती, मल्टीपल कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व रहती हैं। वायलेंस का यूज करना, फ्रॉड एंड करप्शन का यूज करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड रूल ऑफ लॉ को ये थ्रेटन करता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बहुत सारी टाइप्स हैं। जैसे जैसे टाइम अपडेट होता गया, टेक्नोलॉजी अपडेट हुई, तो पहले जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हुआ करते थे उसमें जैसे लिकर ट्रेड कर दिया इलीगल तरीके से, बेटिंग और गैम्बलिंग होगी, एक्सटॉर्शन, किसी की जबरदस्ती प्रॉपर्टी हड़प ली जाके या पैसा छीन लिया उनसे, तो ये ट्रेडिशनल तरीके थे जो पहले चलते थे। नॉन ट्रेडिशनल में आप अगर देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग आ गया। ड्रग्स का धंधा करके पैसा जनरेट करा, उसे बोला ब्लैक मनी। ब्लैक मनी को लॉन्डर करके कन्वर्ट कर दिया गया इनटू व्हाइट मनी, तो मनी लॉन्ड्रिंग नॉन ट्रेडिशनल एग्जांपल में आता है। फेक करेंसीज की प्रॉब्लम, हवाला ट्रांजैक्शन। अब जैसे ये सारी अपने में ही इंडिविजुअल केस स्टडीज हैं, मैं यहाँ पे सबसे पहले हवाला ट्रांजैक्शन को पिक करूंगी। हवाला ट्रांजैक्शन एक इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। यहाँ पे हवलदार्स होते हैं एक तरह से। जैसे मान लो हम हैं कंट्री ए में, अब जो कंट्री ए है यहाँ पे आ गई इंडिया, ठीक है, इंडिया का कोई पर्सन ए है, इसको जाना है दुबई, तो दूसरी कंट्री की आ गई दुबई। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे हमें जाना है, जहाँ पे हमें काम अटेंड करना है, वहाँ पे डायरेक्टली हम उनके साथ कनेक्टेड होंगे, नहीं, यहाँ पे हवलदार्स की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। अब ये हवाला सिस्टम के अंदर हवलदार्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, एक होगा हवलदार 1, एक होगा हवलदार 2। जो पर्सन ए है जिसने दुबई जाना है, ये क्या करेगा, कंट्री जस्ट रेफरेंस के लिए है, ये इस हवलदार के साथ बात करेगा, इसी को पैसे देगा। अब ये जो हवलदार है ये डायरेक्टली ट्रांजैक्शन नहीं करेगा दूसरे हवलदार को जो दुबई में है। यहाँ पे कुछ केस इस तरह से होगा, जो हवलदार बी होगा जो दुबई में है, जो किसके कांटेक्ट में है, 1 के कांटेक्ट में है, ये इसके साथ कांटेक्ट करेगा कि मेरे को पैसा यहाँ पे रिसीव हो गया, लेट्स से 1 लाख रुपया यहाँ पे रिसीव हो गया। अब ये जो पर्सन बी होगा, हवलदार बी है, ये क्या करेगा, जहां पे भी इनका काम करवाना था वहां पे जाके पेमेंट कर देगा दूसरी कंट्री में। तो मतलब यहाँ पे ट्रांसनेशनल क्राइम तो आया, पर बीच में कैश का कोई लेन देन नहीं हुआ। तो लेन देन किस चीज का हुआ, वो था ट्रस्ट का, जो इन हवलदार के बीच में था। अब कौन सी एक्टिविटी हो रही है वो अपने को नहीं है पता, पर आपने क्या देखा कि ट्रांजैक्शन करने का ही एक इनफॉर्मल तरीका है, जहां पे डायरेक्टली कैश तो नहीं भेजा गया, पर यस पेमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पे ये ट्रस्ट के ऊपर काम चलता है। तो देख लो, ये ट्रस्ट के ऊपर होता है, ब्रोकर्स के बीच में, जिन्हें हवलदार्स भी बोल दिया जाता है। पर्सन ए इंडिया में है, 1 लाख रुपया पर्सन बी को दुबई में भेजना है, जो कि ब्लैक मनी की ही एक फॉर्म है। अब जो पर्सन ए है 1 लाख रुपए हवलदार को दे देगा जो इंडिया में है, और दूसरा जो हवलदार होगा वो कहाँ पे होगा, दैट इज इन दुबई। एंड दुबई वाला क्या करेगा, जहां पे वो पैसा ठिकाने लगाना था वहां पे लगा देगा। तो ट्रांजेक्शन नहीं हुआ डायरेक्ट, बीच में क्या आ गया, ट्रस्ट ने रोल प्ले किया। तो यहाँ पे तो फिजिकली कोई मनी इन्वॉल्व ही नहीं हुई, उसका ट्रांजेक्शन हमें दिखा ही नहीं, तो इनको पकड़ेंगे कैसे। तो ये नॉन ट्रेडिशनल टाइप के अंदर हवाला सिस्टम को भी काउंट करा जाता है। इनफॉर्मल वैल्यू ट्रांसफर सिस्टम की कैटेगरी में आता है। अब इसकी वजह से बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज प्रमोट होती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, टैक्स से भागना, क्योंकि बहुत सारी कंट्री सेफ हेवन की तरह भी एक्ट करती हैं, जहां से बहुत सारी कंट्रीज के लोग टैक्स से बचने के लिए अपना पैसा वहां पे लगा देते हैं। स्मगलिंग की प्रॉब्लम, करप्शन, देन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। मतलब एक सिस्टम से इतने सारे क्राइम्स कमिट हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे उठा लो कि ट्रांजैक्शन होगी, अब वो पैसा ऐसे थोड़ी कैश अपने पास रखेंगे, किसी ना किसी चीज के ऊपर लगाएंगे और वो इलीगल एक्टिविटीज के ऊपर लगा देंगे। आफ्टर दैट बहुत सारे रेलिवेंट लॉज एंड एजेंसीज हैं जो इस हवाला सिस्टम को टैकल करने के लिए एक्टिव होती हैं, जैसा हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002। वैसे हमारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, यहाँ पे कोई भी ऐसी फाइनेंशियल रिलेटेड ऐसी ट्रांजेक्शन जब हुई होती है, उससे रिलेटेड इंटेल मिलता है तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट आगे आती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये फॉरेन एक्सचेंज और बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर चेक रखता है। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इनकी ग्रोथ के लिए, तो एक तो बोला गया इलीगल गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसे वाइल्ड लाइफ की अगर ट्रैफिकिंग हो रही है, कोई एग्जॉटिक सा एनिमल है, बहुत सुंदर है, किसी दूसरी कंट्री में वो चाहते हैं क्योंकि मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो मेरे को ये एग्जॉटिक एनिमल अपने घर के अंदर चाहिए, तो इससे होगा क्या, अब उनकी कंट्री में वो है नहीं एनिमल, तो वो बोलेंगे
इंडिया में मिलते हैं। इंडिया से वो जानवर उठाए जाएंगे। अभी DRI यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने आउटपोस्ट भी किया था वाइल्ड लाइफ की जो ट्रैफिकिंग चल रही थी, तो उसमें क्या देखा, शिवेट वगैरह देखी होंगी आपने, कैट्स होती हैं, शिवेट कैट्स होती हैं। इन जब ये कॉफ़ी को इनटेक करती हैं ना, फिर उसके बाद एक्सक्रीशन करती हैं, तो वो कॉफ़ी बहुत महंगी बिकती है। तो वैसे ही ऐसे और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका कुछ ना कुछ बेनिफिट है। कोई सुंदर है देखने में एस्थेटिक के लिए, कई मेडिसिनल प्रॉपर्टी के साथ हैं, तो उनकी भी ट्रैफिकिंग करी जाती है। तो वहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हुआ। तो यहाँ पे भी वही बोला है कि फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम इंक्रीज करते हैं। तो एक इलीगल गुड्स, वो ड्रग्स हो सकते हैं, ऑर्गेन्स, वाइल्ड लाइफ, ओपन बॉर्डर्स हैं, पर टेरेन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो वहाँ पे चेकिंग उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती। ग्लोबलाइजेशन और डिजिटल इकोनॉमी की वजह से भी नेक्सस बना होता है प्रॉपर, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स एंड क्रिमिनल्स नेक्सस बना होता है, ग्रुप में होते हैं एक में ही, वहाँ से भी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती हैं। पॉलिटिक्स की क्रिमिनलाइजेशन कर दी गई है। टेक्नोलॉजिकली ये ज़्यादा एडवांस्ड है जो क्राइम कमिट कर रहे हैं। हाई प्रॉफिट है बिना किसी रिस्क के, मतलब रिस्क तो है पर बहुत कम है। इंडिया की प्रॉक्सिमिटी गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में है। फॉर एग्जांपल मैप पे अगर देखें, यहाँ पे इंडिया आ गया, यहाँ पे बनता है गोल्डन क्रीसेंट जिसमें पाई आती है। पाई का मतलब है पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान। यहाँ से भी ड्रग्स की स्मगलिंग जाती है। और इस तरफ अगर देखें आप, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बाद यहाँ पे आ जाएगा म्यांमार। यहाँ पे 4 कंट्रीज आएंगी जो बनाएंगी गोल्डन ट्रायंगल। म्यांमार आ गया, देन लाओस है, वियतनाम है, थाईलैंड है, तो वियतनाम इधर आ जाएगा, थाईलैंड इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, ड्रग्स की स्मगलिंग चल रही है। इन एरिया में हम देख रहे हैं कि एक तरफ गोल्डन क्रीसेंट है, एक तरफ गोल्डन ट्रायंगल है, बीच में कौन फंसा हुआ है, इंडिया। तो इंडिया की तो टिक्की बन गई, जैसे ऊपर नीचे ब्रेड लगाई हुई है, बीच में टिक्की रखी हुई है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि हम ऐसी लोकेशन पे प्रेजेंट हैं जहाँ पे ऑलरेडी साइड के एरियाज बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हमारी कंट्री के अंदर क्रिएट करते हैं। और सेफ हेवेंस की भी अब्रॉड अवेलेबिलिटी है। टैक्स से बचने के लिए कुछ कंट्रीज में अपना पैसा निवेश कर दिया, वो पैसा फिर इलीगल एक्टिविटी में यूज हो रहा हो या जिस मर्जी चीज में यूज हो रहा हो, वो मैटर नहीं यहाँ पे करता। वेरिएंट्स क्या क्या हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के, मतलब अगर मैं जो भी एग्जांपल यहाँ से उठाऊं, ये अपने में एक एक केस स्टडी है। आप डिफरेंटली भी इनके ऊपर और ज्यादा स्टडी कर सकते हो। जैसे आर्म्स की ट्रैफिकिंग, आर्म्स की ट्रैफिकिंग आप टेररिज्म के साथ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहीं ना कहीं टेररिज्म के साथ भी लिंक्ड है। ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स की ट्रैफिकिंग, जब ड्रग्स की डिमांड है तभी तो वो इतना ज्यादा इलीगली हर एरिया में घूम रही है, ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे बट ट्रांसनेशनल लेवल पे, क्योंकि डिमांड है उन चीजों की। छोटी सी पुड़िया होगी, इतनी महंगी बिकेगी, इलीगल तरीका था, रिस्क कम था, रिस्क बस इतना सा था कि पकड़े ना जाए, पर जब बेच दिया, कंज्यूमर ने कंज्यूम करा, पैसा बहुत ज्यादा आ गया, तो प्रॉफिट भी हाई है, ठीक है। रिस्क तो सारी जगह पे रहेगा, लो हाई वेरी कर सकता है, बट आपने क्या देखा कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से भी ऑर्गेनाइज क्राइम इंक्रीज करते हैं। जैसे इंटेल जब भी मिलता है तो एक तरीका बना होता है कि ड्रग्स जो हैं वो इसी रास्ते के थ्रू जाएंगी। एक लड़का आएगा, एक लड़की आएगी, नोट होगा फटा हुआ बीच से, वो कनेक्ट करेंगे कि हाँ जी इसी के पास पकड़ाना है सामान, वो बना हुआ है, मोडस ऑपरेंडी फिक्स है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम में आपको क्या दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों का नेक्सस इसमें इन्वॉल्व होता है। मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल इमाइग्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स, कई बार सुपारी देके भी, पैसे देके भी कईयों को मरवा दिया जाता है। तो यहाँ पे भी एंड में गोल क्या है, मॉनेटरी। देन प्रोस्टिट्यूशन, नेपाल, बांग्लादेश, इनके कॉन्टेक्स्ट में भी आप ये केसेस सुनेंगे। फेक करेंसीज की प्रॉब्लम, गोल्ड स्मगलिंग, मैरीटाइम पायरेसी, एक्सटॉर्शन एंड साइबर क्राइम, अपने में ही एक एक सेगमेंट है। तो मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम, अगर मुझे एक वेन डायग्राम भी बनाना है तो ये इतना बड़ा अगर ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसमें ये सारे एग्जाम्पल फिट हो जाएंगे। इन सबके साथ ही ऑर्गेनाइज क्राइम यहाँ पे बनता है। नाउ चैलेंजेस क्या हैं, हमारे पास ना कोई ऐसा पर्टिकुलर एक लॉ नहीं है जो ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ डील करता है। ये पहले की बात थी। अब क्या हुआ है, पहले था हमारे पास इंडियन पीनल कोड, ठीक है, IPC। अब हमारे पास आ चुका है भारतीय न्याय संहिता। पहले क्या था, ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में पूरी डिटेलिंग में नहीं बताया गया था, अभी भी जस्ट डेफिनेशन ऐड कर दी गई है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन नंबर 111 के अंदर। वहां पे डिफाइन करने की ट्राई करी है किस टाइप के क्राइम को हम ऑर्गेनाइज क्राइम बोलेंगे, वो डायमेंशन ऐड कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता के अंदर। IPC में अगर देखें तो कुछ नहीं था, पर अगर लॉ की बात करें कि इस लॉ के ही अंडर सारे ऑर्गेनाइज क्राइम आएंगे, तो पर्टिकुलरली वैसा कोई लॉ अवेलेबल नहीं है। आज के टाइम पे कोऑर्डिनेशन को बूस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेट ग्रिड भी चला रखा है, ताकि जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, टॉप के जो ऑफिसर्स होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट्स में इन्वॉल्व, वो फटाफट से इंटेलिजेंस को शेयर कर सकें। बट स्टिल एक लॉ अवेलेबल नहीं है। कोऑर्डिनेशन उतना ज्यादा भी स्ट्रेंथन नहीं है जितना होना चाहिए था टू टैकल विद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। मतलब यूं कह लो कि जो
क्राइम कमिट कर रहे हैं उनके बीच में ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है इफ़ कंपेयर टू द एडमिनिस्ट्रेशन, इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी आपको दिखाई देगी। और उसके अलावा सजेशन क्या आ सकते हैं यहाँ पे, तो जो सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी हैं वो हमें बनानी पड़ेंगी, इंटेलिजेंस गैदरिंग और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी यहाँ पे चाहिए, तभी तो एक्टिव रोल आता है इंटरपोल का। इंटरपोल के साथ इंडिया की तरफ से CBI कोलैबोरेट करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा स्टेट्स को, पुलिस इंडिपेंडेंस इंश्योर करनी पड़ेगी, एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, जब क्राइम रेट बढ़ना शुरू करता है तो लॉ एंड ऑर्डर सेपरेट होना चाहिए, एंड एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करना है। अब जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, अब मैं एक डायमेंशन अगर इन सारी लिस्ट में से उठा लूँ तो अब हम पिक करेंगे सबसे पहले टेररिज्म को। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर तो अपने में एक अलग से आर्टिकल बन सकता है, पर पहले टेररिज्म के साथ देख लेते हैं कि कैसे ऑर्गेनाइज क्राइम इसके साथ कनेक्टेड है। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज क्राइम टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंड प्रोवाइड करते हैं। पैसा तो आपने इकट्ठा कर लिया क्राइम कमिट करके, अब आप किसी दूसरी एक्टिविटी को प्रमोट करें कि हम आपकी फंडिंग कर देंगे। यहाँ पे आइडियोलॉजीज का भी रोल आ जाता है, कई बार एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच आ जाती है कि किसी ने हमारे साथ बुरा करा है तो अब हम ऐसी ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और टेररिज्म को प्रमोट करेंगे। पीछे आइडियोलॉजीज भी रोल प्ले कर रही होती हैं। टेररिस्ट इन ऑर्गेनाइज क्राइम का जो नेटवर्क बना होता है वो मनी ट्रांसफर के लिए यूज कर लेते हैं। पीछे देखा ना आपने ऑर्गेनाइज क्राइम में कितने सारे डायमेंशन थे जहां पे मनी रिवॉल्व करती है। देन क्रिमिनल ग्रुप्स आर्म्स और एक्सप्लोजिव यहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं। टेररिस्ट जो हैं ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं क्रिमिनल नेटवर्क्स को। टेरर ग्रुप जो है ये ड्रग्स, आर्म्स, कॉन्ट्राबैंड ऐसी गुड्स या प्रोडक्ट्स जो प्रोहिबिटेड हैं एज पर द लॉ। देन उसके बाद वीक गवर्नेंस, जिन एरिया में वीक होगी वहां पे ये सारी एक्टिविटी होती हुई आपको दिखाई देगी। वहां पे ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है, टेररिज्म क्या है, उसके बीच में आपको थिन लाइन तक नहीं दिखाई देगी जहां पे गवर्नेंस वीक रहेगी। और ये नहीं हम बोल सकते कि सारे के सारे ऑर्गेनाइज क्राइम टेररिज्म में ही डील करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम तो एक बहुत ब्रॉड टर्म है, उसी का एक छोटा सा सेगमेंट किसके साथ लिंक्ड है, टेररिज्म के साथ भी। ठीक है, जो ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं वो है तो इलीगल एक्टिविटी, पर वो टेररिज्म का टाइप नहीं है, मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन आ जाती है, पर वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और सेगमेंट लिख सकती हूँ, दैट इज ड्रग्स की ट्रैफिकिंग, इलीगल तरीके से एमिनिशन को सप्लाई करना। अब ये जो इलीगल एमिनिशन सप्लाई करी गई, ये हो सकता है टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए किए, या हो सकता है जो ड्रग डीलर्स होंगे उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एमिनिशन चाहिए थे तो उसके लिए सप्लाई करे गए। देन फेक करेंसीज कई बार बनाई जाती हैं, यहाँ पे कई बार पॉलिटिकल भी होता है पॉइंट ऑफ व्यू, जो फेक करेंसीज बनाई जाती हैं, करेंसीज को काउंटरफीट कर दिया। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ ही लिंक्ड है। ऑर्गेनाइज क्राइम की जो डेफिनेशन थी शुरू में वही रखनी है आपने, उसी के साथ ही इनको लिंक करना है। देन एग्जाम्पल और क्या क्या आ सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, गन रनिंग है, एटसेट्रा। मेजर सोर्स हैं ये टेरर फाइनेंसिंग के। नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे तो एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग ये फंड इंसर्जेंसी का रीजन बना हुआ है। देन जम्मू एंड कश्मीर में देखेंगे काउंटरफीट करेंसी, इसकी प्रॉब्लम आ रही है, हवाला ट्रांजेक्शंस, मनी लॉन्ड्रिंग, ये प्रॉब्लम भी है। देन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने लगभग नेग्लिजिबल कर दिया हुआ है, अब अभी भी कुछ एरियाज में एग्जिस्ट करती है, बट स्टिल इसको बहुत ज्यादा रिड्यूस करा बाय गवर्नमेंट एफर्ट्स। तो एक्सटॉर्शन और बैंक रॉबरीज ये यहाँ पे देखी जाती हैं। सिमिलैरिटी क्या है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म के बीच में, दोनों में ही वायलेंस है, किडनैपिंग इंक्लूडेड है, मर्डर्स होते हैं, एक्सटॉर्शन जबरदस्ती, आपसे या तो कोई काम करवाया जाता है या जबरदस्ती आपको किसी काम से करने से रोका जाता है, दोनों एक्टिविटीज कॉमन रहेंगी। सीक्रेटली चलते हैं और रूल ऑफ लॉ को ये चैलेंज करते हैं और नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन करेंगे, बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल होते हैं, रेजिलियंट होते हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं, हमेशा आगे रहते हैं एक कदम, एंड समटाइम सोशल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये पाब्लो एस्कोबार के बारे में आपने सुना होगा, ट्रैफिकिंग करता था वो ड्रग्स की, ठीक है, उसके पास भी एमिनेशन अवेलेबल थे, पर वो लोकेलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करता था। तो लोग सोचते थे कि हमारे लिए भी तो कर ही रहा है, तो बाकियों को, मतलब बाकियों के लिए ये कोकेन की ट्रैफिकिंग कर रहे तो वो क्या ही मैटर करेगा उनके लिए, उनको तो मिल रहा था ना जो चाहिए था। तो ये ड्रग ट्रैफिकिंग का एग्जाम्पल है डेफिनेटली, पर एमिनेशन उसमें भी इन्वॉल्व थे, उसमें भी असैसिनेशन हुआ करता था। ड्रग ट्रैफिकिंग टेररिज्म के साथ भी लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि हम इनको इंडिविजुअल पैरामीटर्स पे नहीं लेके चलेंगे, ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर इतने सारे डायमेंशन है और वो सारे डायमेंशन भी आपस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड रहेंगे। नेचर क्या है लिंकेज का,
तो जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं उनको आर्म्स एंड फंड्स रिक्वायर्ड रहते हैं। क्रिमिनल ग्रुप्स आर्म्स, ड्रग्स, कैटल और ह्यूमंस की स्मगलिंग करते हैं। क्रिमिनल नेटवर्क्स टेररिस्ट लॉजिस्टिक को सपोर्ट करते हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क और टेररिस्ट जो है इन सभी को सपोर्ट करते हैं। एक ही पॉइंट आ गया। लॉजिस्टिक मतलब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। इलीगल गुड्स को एज अ कुरियर की तरह लेके जाते हैं। एंड काउंटरफीट करेंसीज का भी कई बार यूज़ किया जाता है। नेक्सस तोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ गवर्नमेंट ने क्या मेजर ले रखे हैं? तो सबसे पहले लीगल मेजर, भारतीय न्याय संहिता, और यहाँ पे क्राइम हो गया, क्राइम के बारे में बताया जाएगा कितने टाइम के लिए क्या पनिशमेंट मिलेगी, एंड उसका जो प्रोसीजर है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दे दिया गया है। फिर पहले इसको सीआरपीसी बोला करते थे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, जो बीएनएसएस वाला पार्ट है। 2023 में बोला इंडियन गवर्नमेंट ने कि जो कॉलोनियल पास्ट है उसको हमने एंड करना है। बोल तो 21 में दिया था, पर 23 में जाके आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता से रिप्लेस कर दिया, एंड जो आपका सीआरपीसी था उसको भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता से रिप्लेस कर दिया। मकोका है महाराष्ट्र का कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट। वैसे एक और यहाँ पे देख लेना, एक मकोका आ गया, देन एक आपके पास ककोका भी आता है, एक गुजरात का भी है कोका, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म सेम ही रहेंगे, दैट इज कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट्स। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 का है, जब भी हमारी कंट्री की सिक्योरिटी थ्रेटन होती है इस लॉ का यूज करा जाता है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी हैं, क्या क्या लिए गए हैं, तो बॉर्डर एंड कोस्टल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने की ट्राई करी है। एनफोर्समेंट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, जैसे आपकी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आ गई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस आ गया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट आ गया। इंटरनेशनल इनिशिएटिव में जिसने तो पहले हथे डिफाइन करा था, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम। देन प्रोटोकॉल है, पर्सन्स की ट्रैफिकिंग नहीं करना है, माइग्रेंट्स की स्मगलिंग नहीं करनी है, इलिसिट मैन्युफैक्चरिंग और ट्रैफिकिंग नहीं करनी है फायर आर्म्स की। यूनाइटेड नेशन का ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम UNODC फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसमें, जो क्या करते हैं, देखते हैं कि टेररिज्म कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है या ये इलीगल एक्टिविटीज कहाँ पे इंक्रीज कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम जिसकी वजह से इमर्ज हो रही है, तो ब्लैक लिस्ट या फिर ग्रे लिस्ट में ये लोग ऐड कर दिए जाते हैं। अभी के लिए ब्लैक लिस्ट में देखें तो सिर्फ 3 ही कंट्रीज इंक्लूडेड है, म्यांमार, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। एंड ग्रे लिस्ट बहुत लंबी है। ग्रे लिस्ट इज लाइक वार्निंग, एंड ब्लैक लिस्ट मतलब आपको एनलिस्ट कर दिया है कि आप ऐसी टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज को कंडक्ट कर रहे हो। सो एक चीज हमें दिखी कि वीक गवर्नेंस रहेगी, तो ये सारी चीजें ऑब्वियस ही बात है स्ट्रेंथन करेंगी। एंड टेक्नोलॉजिकली हमने देखा कि हम बहुत पीछे हैं, अगर इसे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काम करने की जरूरत है। लिटरली यहाँ पे थ्योरेटिकल चीजें अब प्रोसीड नहीं कर सकती हैं। अब अभी तो जो हवाला सिस्टम आपने देखा उसमें हमने देखा कि ट्रांजेक्शन होगी, आजकल वो क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू भी एक्टिव हो चुके हैं। और वहीं पे आप देखेंगे जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आएगी वो इस चीज में पीछे है, एफर्ट डाले जा रहे हैं, कलेक्टिवली डाले जा रहे हैं, पर ये बहुत स्पीड से आगे निकल रहे हैं। तो गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ना सिर्फ इंडियन लेवल पे, रीजनल लेवल पे, बट ट्रांसनेशनल गवर्नेंस को इंप्रूव करने की जरूरत है। दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन बिहाइंड कि ये आपके जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी का सेगमेंट है, एंड इंटरनल सिक्योरिटी में से मेंस के अंदर तो डेफिनेट सी बात है क्वेश्चन आता ही आता है। अब आप मुझे लास्ट में एक और क्वेश्चन का आंसर करना कमेंट बॉक्स में, दैट इज ऑपरेशन डिमोलिशमेंट, ये किस चीज के साथ रिलेटेड था जो इंडिया ने कंडक्ट करा। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।